के का आदमी मोहम्मद नवाज शरीफ कोयटा के 2 रोजा दौरे पर हैं। वो इस वक्त मीडिया से बात करें, आइए आपको दिखाते हैं। कौन है मारने वाले? क्या डॉक्टर बाबर को इसलिए मारा गया कि उसके पास कोई शवाहिद थे, या वो सब कुछ जानता था, या उसके जरिए से मामला जो कौम के सामने शायद आ सकते थे? तो यही लोग ख्याल करते थे शायद इसलिए मारा गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल बड़ी एबनॉर्मल है। हुकूमत को चाहिए कि यहाँ भरपूर तवज्जो दे। एक सूबा है, सूबे के अंदर ये जज्बात पाए जाते हैं, ये तो बहुत दुख की बात है। तो यहाँ जो जितने भी लोग जो मिसिंग पर्सन हैं उनके बारे में सबको पता करना चाहिए कि वो कहाँ हैं। ये टारगेट किलिंग्स बंद होनी चाहिए, और फिर टारगेट किलिंग्स किसी की भी हों, सब बंद होनी चाहिए। चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो बलोच है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई है। और यहाँ ना कोई मजहब की कोई अपना तमीज़ तफरीक होनी चाहिए, और ना किसी अपना कास्ट की तफरीज ये होना चाहिए, ना ये देखना चाहिए कि कौन किस सूबे का रहने वाला है। तो ये मुझे आप बताएं कि ये टारगेट किलिंग करने वाले कौन है? इतनी टारगेट किलिंग हुई है कि आज तक किसी मुजरिम को कौम के सामने पेश किया गया? कहाँ है वो लोग जो इन टारगेट किलिंग को जो इन करते हैं उसके बाद बच निकलते हैं? कहाँ है यहाँ की पुलिस, कहाँ है यहाँ की इंतजामिया, और कहाँ है यहाँ के जो दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस जिनके ज़िम्मे ये काम लगा हुआ है? भाई इस तरह से तो आप एक मुल्क चल रहा है, ये कोई छोटा कोई अपना गली मोहल्ले की कोई निजामत नहीं चल रही, या कोई नाज़िम नहीं है किसी छोटे से कस्बे का, जहाँ कोई ना पुलिस किसी को आंसर होगी, ना इंतजामिया कोई इफेक्टिव होगी। यहाँ एक सूबा है, सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो सब कहाँ है? किसी एक आदमी को क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर एक आदमी को पकड़ते, दूसरे बंदे की किसी और को अगर मारा तो उससे एक के बाद दूसरा वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिलती चली जाती। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं होता, और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर अकबर भुट्टी साहब को शहीद किया गया, यहाँ आज तक किसी ने उसका मुकदमा नहीं चलाया। मैं पूछना चाहता हूँ, सवाल ये पूछना चाहता हूँ जरदारी साहब से, पूछना चाहता हूँ गिलानी साहब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? मुशर्रफ ने अगर किया है तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप क्यों उसके ऊपर इस तरह से बैठे हुए हैं? क्यों नहीं आप इसके ऊपर कोई एक्शन लेते? आप जो है वो इस बात के जिम्मेदार, आपको बलूचिस्तान से भी वोट मिले, इन जख्मों में कब मरहम रखी जाएगी? तो मैं तो समझता हूँ कि इसका ये नंबर 1 मसला है। बाकी दीगर बलूचिस्तान के डेवलपमेंट के जो मसाइल हैं, बलूचिस्तान की जो यूथ है, इस यूथ के पास जो डिग्रियाँ हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इस यूथ को, ये यूथ के पाकिस्तान के लिए सोना उगल सकती है। ये यूथ यहाँ की जो ये पाकिस्तान के लिए वाकईतन सोना उगल सकती है, बलूचिस्तान को एक बेहतरीन सूबा बना सकती है, ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकती है। बलूचिस्तान में माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया हुआ है। अगर बलूचिस्तान के अपने वसाइल ही इस्तेमाल करके तो इस सूबे को डेवलप अगर किया जाए तो ये सूबा माशाअल्लाह पाकिस्तान के 4 सूबों से ये नंबर 1 सूबा बन सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें मुखलिस हुकूमत चाहिए, मुखलिस लीडरशिप चाहिए, मुखलिस लोग चाहिए, और मुखलिस जो बलूचिस्तान से भी मुखलिस हों और पाकिस्तान से भी मुखलिस हो। अभी तक इतने लोग जो हैं वो गायब हैं, उनको बाजियाब नहीं कराया जा सका। ये ठीक होते हैं लोग, अगर लीडरशिप अगर ये बातें करती है तो सही है, इनको सही समझो, ये मत समझो कि ये बागी है। कोई बागी नहीं है, ये कोई अभी तक बागी नहीं है। खुदा ना खास्ता कल को बागी हो गए तो फिर जिम्मेदारी इनकी नहीं है, जिम्मेदारी फिर कौम के ऊपर है और हुकूमत के ऊपर होगी। तो इसलिए पेशेंस के ऐसा को वक्त आ जाए, ये सारे मसाइल हल होने चाहिए। और मैं इसलिए बार बार इस पर इसरार करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत में ये जमहूरियत है, वो तो डिक्टेटरशिप थी, मार्शल लॉ था, उसमें ऐसा काम हुआ था तो जमहूरियत को उसका हिसाब देना चाहिए था। तो मुफ्ती साहब, हाँ, मैंने तजवीज़ सुबह दी है, सुबह दी कि हम अपना एक बलूचिस्तान के सिर्फ इन मसाइल के ऊपर, इन इश्यूज पे, जिसका जनाब सरदार महमूद साहब से भी मेरा जब मुलाकात हुई तो उसमें भी उसका भरपूर जिक्र हुआ,
پھر اس کے بعد جو میں باقی جو بلوچ لیڈرشپ سے میرا رابطہ رہتا ہے ان کے ذریعے سے مجھے ان مسائل کا پتہ لگتا ہے. آج صبح حاصل بجر صاحب, ڈاکٹر محمد مالک صاحب, ان کے ساتھ بھی آج یہی جو نیشنل پارٹی کے ساتھ میرا یہی آج اسی موضوع پہ انہی ایشوز پہ آج میرا تبادلہ خیال ان کے ساتھ ہوا. اور پھر ابھی طلال بھٹی صاحب بھی کے ساتھ بھی اندر یہی باتیں ہوئی ہیں, اور ابھی آپ کے سامنے پریس میں بھی انہوں نے یہی باتیں کی. تو میں سمجھتا ہوں ان ایشوز پہ, صرف ان ایشوز پہ بلوچستان کے اوپر ایک ہماری نیشنل کانفرنس ہونی چاہیے. اس پہ تفصیل کے ساتھ یہ ایشوز کو بتایا جائے, ہائی لائٹ کیا جائے, اور اس کے بعد کہ یہ مسائل ہیں جس کے ذریعے سے بلوچستان جو ہے اس کو واپس لایا جا سکتا ہے, اس کا امن واپس لایا جا سکتا ہے, اس کی خوشحالی واپس لائی جا سکتی ہے, وہاں کے لوگوں کا امن و سکون واپس لایا جا سکتا ہے, اور بلوچستان کو ترقی دلائی جا سکتی ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک کانفرنس کا انعقاد ہو اور وہاں علاج بھی مرض بھی بتایا جائے, اس کا علاج اور اس کی تشخیص بھی, اس کے بعد اس کا علاج بھی تجویز کیا جائے. یہ میں نے اس پہ, اور میں نے یہ کہا کہ ہم پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کو ہوسٹ کرنے کے تیار ہے کہ اس کی مہمان نوازی کا ذمہ ہم انشاءاللہ اس کا لیں گے. تو یہ اب اس پہ میں بھٹی صاحب کو بھی گزارش کروں گا یہ بھی اس پہ سوچ بچار کریں, باقی بھی کریں, اور مل کر ہم اس کانفرنس کو جلدی اس کا انعقاد کریں تاکہ اس مسئلے کا ہم دائمی حل نکال سکیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میاں صاحب کون بلائے گا, کون سی پارٹی بلائے گی یہ ہم تیار ہیں. آپ ہی بلائیں گے. اور ایک اور سوال میاں صاحب, یہاں پہ بلوچ نیشنلسٹ بلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں خود پاکستانی سیکرٹ ایجنسیز انوالو ہیں, اور انٹیریئر منسٹری بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ ملوث ہیں. آپ کیا کہتے ہیں, ہماری اپنی سیکرٹ ایجنسیز ہیں یا بیرونی ہاتھ ملوث ہیں اس میں؟ یہ سب چیزیں جو ہے اس کانفرنس میں ہائی لائٹ ہو جائیں گی, سب پتہ لگے گا اور بہت لوگوں کو پتہ لگے گا. میں کہتا ہوں صرف بلوچستان کے عوام تک یہ بات محدود نہ رہے, یہ باقی پاکستانی قوم کے سامنے بھی یہ سارے ایشوز آنے چاہیے. میاں صاحب کورٹ میں گئے ہیں, لیکن اس کے نواب کا جب قتل ہوا اس سے بلوچستان کے حالات اس قدر خراب ہوئے, نہ آپ کی پارٹی نے اس چیز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا, نہ ہی مشرف کے خلاف وہاں کوئی آپ نے اپلیکیشن دی. آپ کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میرے بھائی, یہ تو حکومت بس یہ جو موجودہ حکومت ہے, وفاقی حکومت ہے, اس کو تو فوری اس کا نوٹس لینا چاہیے تھا. اور پھر یہ موجود ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ فوری طور پہ رابطہ کر کے اس کا پورا اس کو اپنا اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی. قتل کا کیس ہے, قتل کے کیس کی پیروی کوئی مشکل بات ہے. میاں صاحب پرسوں آپ کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ یہ خفیہ ایجنسیاں جو ہے نا وہ تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہی ہیں. ماضی میں بھی آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف IHI بنائی, اس میں آپ نے وہاں سے کروڑ روپے لیے, آپ حصہ تھے. کیا اس وقت وہ عمل درست تھا, اور اگر غلط تھا تو کیا آج اس پہ ٹرمپ سے آپ کون سے معافی مانگیں گے غیر جمہوری عمل کے؟ کون سے غیر جمہوری عمل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ IHI بنی باقاعدہ پیپلز پارٹی کے خلاف, اور خفیہ ایجنسیوں نے سپورٹ کیا, باقاعدہ کروڑ روپے آپ تقسیم ہو گئے تھے. سپریم کورٹ میں بھی اس کا کیس چل رہا ہے. جی میرے خیال ہے کہ اس پہ بہت بات. اس کے بعد دیکھیے آپ, چارٹر آف ڈیموکریسی آئی, ڈیموکریسی پر ہم نے وہ ساری باتیں کرنے کے بعد ہم نے اس کو بنایا, مثال کے جمہوریت بنایا, اس پہ دستخط کیے. دستخط کا مطلب یہی تھا کہ ہم اپنے ماضی کی جو غلطیاں اس کا ازالہ کر رہے ہیں, ان کو اب اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے, اور آئندہ خود بھی اس طرح چلیں گے اور ملک کو بھی اس طرح چلائیں گے. الیکشن ہوں گے. ایک کوئی اور صاحب پہلے بولنے کو اور بولنے. میاں صاحب اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فروری میں سینٹ کے انتخابات ہوں گے اور نومبر تک جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے حق میں ہیں؟ ہم تو حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ از خود آپ الیکشنز کا اعلان کرو, فیصلہ کرو, اور جتنی جلدی کریں گے اتنے ملک کو کام کے لیے بہتر ہوگا. میاں صاحب اگر تحریک انصاف کے بعد ایلیمنٹس کی سپورٹ حاصل ہے تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیرونی ایلیمنٹس ہے یا پھر اندرونی میں؟ فی الحال تو جو میں نے کل کہا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایجنسیوں کو
अब इस कारोबार में अपने आप को मुलव्वस नहीं करना चाहिए। एजेंसियों को अपना काम करना चाहिए, पाकिस्तान की सियासत को अपना काम करने देना चाहिए। ये मुल्क नए सूबे बनना, नए सूबे जो है वो अगर इंतजामी बुनियादों पे बनते हैं, और हम पहले भी इस बात को कह चुके, तो हमें खुशी होगी। हम इंतजामी बुनियादों पे हर नए सूबे को सपोर्ट करेंगे। मियाँ साहब ये बताएं कि एक तरफ तो इलेक्शन की बात हो रही है, दूसरी तरफ वज़ीर आला बलूचिस्तान का ये कहना है कि वो वफाकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई राब्ते कर रहे हैं ताकि वो एक दूसरे की खरीद कर सके। आप क्या कहते हैं? मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे सुना है, मुझसे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। या साहब ये बताइए कि अभी रिसेंट खबर अभी उसपे टीवी वगैरह पे चल रही थी कि जो वफाकी काबीना है, जो पीपल्स पार्टी की इस वक्त लीडरशिप है, उन्होंने एक तो सेनेट के इंतखाबात फरवरी में कराने का वो इंदिया दिया है, और इसके साथ साथ उनका ये भी कहना है कि जुलाई से आगे जो है फौरी तौर पे वो इलेक्शन कराना चाहते हैं। तो अगर इस तरह का कोई फैसला होता है तो क्या आप गठबंधन करेंगे? एक दूसरा इसके साथ ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग जो है वो सोलो फ्लाइट करते हुए अलग इलेक्शन में हिस्सा लेगी, या आप कोई अलायंस तश्कील देंगे? सर, पीपल्स पार्टी के बस में होता तो वो फरवरी की बजाय जनवरी में इलेक्शन करा देते सर। अभी वो मार्च की बजाय फरवरी में करा रहे हैं, और फरवरी की बजाय वो इसमें जनवरी के महीने में करा देते, लेकिन उससे पहले करा नहीं सकते वो। जहाँ तक ताल्लुक है ये अर्ली इलेक्शंस का, अर्ली इलेक्शंस इस कौम की डिमांड है, और कौम की डिमांड को सुनना चाहिए, उसको तस्लीम करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। और बाकी रही बात, हम सोलो के हिसाब से कोई चीज़ को नहीं देखते, ना सोचते हैं। सोलो जाना जो वो मैं बल्कि इस एक्सप्रेशन को मैं खुद पसंद भी नहीं करता। मैं समझता हूँ कि जब वक्त आएगा हम बाकी पार्टियों के साथ बैठेंगे, और फिर अगर कोई आपस में ताउन या अलायंस की जरूरत महसूस हुई उनको और हमें दोनों को, तो हम जरूर इस पर गौर करेंगे। मियाँ साहब, आप 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको भी मालूम है कि बलूचिस्तान के मसाइल के हल में एस्टेब्लिशमेंट और फौज रुकावट है, तो अगर आप इस दफ़ा इक़्तिदार में आते हैं तो इससे किस तरह बात करेंगे? पूरा सवाल रिपीट कीजिएगा। मियाँ साहब, आप 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, और आपको मालूम है कि जो बलूचिस्तान की पसमानदगी और इसके मसाइल के हल में जो रुकावट है वो फौज और एस्टेब्लिशमेंट है, और ये मसला इसी वजह से हल भी नहीं हो रहा। तो अगर आप अब इक़्तिदार में आते हैं तो इससे आप किस तरह लेंगे? मेरा ख्याल है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट पे अमल में आती है, उसको कम से कम इतना ताकतवर होना चाहिए कि वो फिर अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सके। अगर हमारा एजेंडा ये है कि हम बलूचिस्तान की डेवलपमेंट करें, बलूचिस्तान के अंदर से मसाइल ख़त्म करें, तो फिर हम हमारे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें हम अमल कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोई रुकावट अल्लाह के फजल करम से उसमें हायल नहीं हो सकती। मियां साहब, अब बलूचिस्तान में आप आए हैं, आपकी मुलाकातें हो रही हैं, कुछ आपके लीडर साहिबान ने भी आज मुलाकात की आपसे, तो कल सदा साहब ने कहा था कि हम जाम यूसुफ को भी मुस्लिम लीग नून में ले सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि जाम यूसुफ दोबारा आ सकते हैं मुस्लिम लीग नून में? आपने सवाल पूछे जो अभी तक हमारे जेरे गौर नहीं है, और किसी ने मुझसे अभी तक ये बात की नहीं। आज से कोई 6-8 महीने पहले कोई ऐसी बात हुई थी, लेकिन हाल में यानी कि इन रिसेंट डेज में ऐसी कोई बात हुई नहीं है। मियां साहब, इसी हवाले से कल सदर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि जाम यूसुफ को जो दोबारा हम वेलकम कहेंगे। मैंने ये नहीं कि हम वेलकम कहेंगे, जाम यूसुफ का मैंने नहीं कहा वेलकम कहने का। मैंने कहा उसके वो और फैमिली के लोग हैं, उनके साथ हमारी बातचीत चल रही है, जो वो जाम यूसुफ का मैंने नहीं कहा। यहाँ साहब एक सवाल है, मुस्लिम लीग बलूचिस्तान के हवाले से, इसमें हमेशा जो है इल्जामात या बातें सामने आती है कि मुस्लिम लीग में बलूचिस्तान में इख्तिलाफात हैं, बेशक वो कारकुनों क्या तक हों। इस वक्त आप इतना के लिहाज है कि जहाँ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मुफ्ती साहब के साथ हमरा कर रहे हैं, तो दूसरी जानी प्रेस क्लब में मुस्लिम लीग के कारकुन
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो नुमाकिन है और उन्होंने बाकायदा नजरियाती के नाम से ग्रुप बनाए। इसके हल के लिए क्या इकदाम किए गए? अगरचे इससे कबल भी दावे किए गए कि मुस्लिम लीग में कोई वो हमारे बच्चे वो आ गए थे मेरे पास, परसों आए हैं, कल ही आए हैं, उन्होंने अपने खत्म किए सब कुछ इख्तिलाफ पता नहीं वो कल आए थे, वो छोटे से हमारे दोस्त बच्चे हैं हमारे, वो इंशाल्लाह ऐसे इतने नजरियाती नहीं है कि आप इतना बड़ा किया उसको बड़ी मियां साहब, सलाम मुफ्ती साहब ने अपने खिताबनामे में जो बातें की हैं, इक़्तिदार में आने के बाद आप ये मसाइल हल करेंगे, उसी तरीके से वो पूरी होंगी। दूसरी बात ये है कि हमारे जो बाकी तो मसाइल हैं, इस टाइम हम बुकटी हाउस में सिलेंडर की गैस पे गुजारा कर रहे हैं। पता है ये कल से पता है जी कल से पता ये पता है कि बुकटी हाउस में हम गैस के सिलेंडर पे गुजारा कर रहे हैं, हमारे मसाइल किस हद तक बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कोयटा में 2 रोज़ा दौरे पर वहां मौजूद हैं और कौम परस्त रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं। जब उठा तो घर में बिजली नहीं थी, गीजर बंद था, ये लाहौर की बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद जब मैंने पतीला लिया, उसमें पानी डाला, पानी डाल के गर्म करवाया मैंने लकड़ियों पे, और लकड़ी पे पानी गर्म करवा के मैं उससे नहाया। उसके बाद मैं किचन पे गया तो गैस नहीं थी, और फिर जब गैस नहीं थी तो मैं नाश्ता नहीं बना सकता था, तो फिर मैं बाहर गया, लकड़ियाँ मैंने मुलाजिम को कहीं यहाँ जमा करो, चूल्हा बनाया, उस पर मैंने फ्राइंग पैन रखा और उसमें मैंने घी डाला, और उसके बाद फिर मैंने अंडे डाले और अंडे में फ्राई करके तो खा के आया हूँ। ये सारा काम मुझे आज खुद करना पड़ा, इसलिए मैं देर से आपके पास पहुँचा। तो ये देख लें अब आप 64 साल के बाद पाकिस्तान की ये तस्वीर, और मैं समझता हूँ कि यहाँ मार्शल लॉ भी आते रहे हैं, यहाँ पर जो है वो मार्शल लॉ के बाद फिर ऐसी कंट्रोल्ड हुकूमतें भी आती रही जी, जिसकी सिविलियन डेमोक्रेटिक कवर जिनको ज़रूर था, लेकिन अंदर से वो खुद मुख्तार नहीं होते थे, इख्तियार नहीं होता था, तो पाकिस्तान की तरक्की का पहिया आगे नहीं बढ़ सका। और फिर अगर यही कुछ होता रहेगा तो फिर और आगे जाने के बजाय हम पीछे जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब हमें सबको अपनी माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए, मजीद पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे नहीं करने चाहिए। मियां साहब ये बताइए कि आपको जब पिछली मरतबा आप छोड़ के जा रहे हैं, इसकी क्या वजह है, जबकि जावेद हाशमी जैसा लीडर भी आपको छोड़ गया? ये फिर आपसे किसी वक्त अलग बात करेंगे, ये पब्लिक में अब कई बातें नहीं की जा सकती। मियां साहब ये बताइए कि पिछली मरतबा जब 1998 में आप कर तो मैं बहुत सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा। जी मियां साहब मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछली मरतबा 1998 में जब आप बरसर इक़्तिदार थे तो उस वक्त आपका रवैया काफ़ी सख्त रहा, खुसूसन जिसको इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी और एजेंसीज जो कहते हैं। अब भी बाज़ कालम नवीस अपने कालमों में ये बात करते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का रवैया जो है वो फौज के बारे में और जो एजेंसीज है उनके बारे में इंतहाई सख्त है। क्या ये बात दुरुस्त है? आप दोबारा बरसर इक़्तिदार आकर वही पुराना रवैया अपनाएंगे या तमाम अदारों के साथ अफ़वाम तब्दीली के साथ चलकर आगे बढ़ेंगे? रवैया होता है, चाहे वो पुराना हो जाए रईसानी जो वज़ीर आला बलोचिस्तान है उनकी नकल कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो वहाँ पर मौजूद हैं। कोयटा में कौम परस्त रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे थे, जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह भी उनके साथ बैठे थे, तलाल अकबर बुगटी, जो तमाम कुछ उन्होंने गुफ्तगू की।